तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज ये आपकी हिंदी शिक्षण की 22वीं क्लास है और आज के क्लास का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन शानदार है। यूनिट 3 का बी हम लोग पढ़ रहे हैं। बीएड थर्ड सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है। बीएड थर्ड सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है। हिंदी शिक्षण की क्लास हम लोग ले रहे हैं। 22वीं क्लास है। कितनी क्लास है? 22वीं क्लास है। इससे पहले की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। आज के जो यूनिट का हमारा नाम है, यूनिट 3 का बी है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व होता है, क्या उद्देश्य होता है और पाठ्य पुस्तकों के क्या प्रकार होते हैं। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में या कह सकते हैं भाषा शिक्षण के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पाठ्य पुस्तकों का महत्व जानेंगे, उद्देश्य जानेंगे और उनके प्रकार जानेंगे। इतना चीज़ आपको समझ आ गया है? यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा यदि इन सब की पीडीएफ आपको चाहिए तो। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी ही लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक कहते किसे हैं आगे हम लोग, या पाठ्यपुस्तक का अर्थ क्या है ये देख लेते हैं। शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी भी कक्षा या किसी विशेष कोर्स की पढ़ाई हेतु निर्धारित की गई ऐसी पुस्तक जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार विषय विशेष की जानकारी दी गई हो, पाठ्यपुस्तक कहलाती है। क्या कह रहा है? शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी भी कक्षा या किसी भी कोर्स के लिए पढ़ाई हेतु निर्धारित की गई ऐसी पुस्तक जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार किसी विशेष विषय की जानकारी दी होती है, पाठ्यपुस्तक कहलाता है। यानी कि पाठ्यपुस्तक का निर्माण शैक्षणिक संस्थान करती हैं और किसी कक्षा के लिए करती हैं या किसी विशेष कोर्स के लिए करती हैं। और उसमें क्या होता है, किसी पाठ्यक्रम के अनुसार किसी विषय विषय की जानकारी दी होती है। जैसे अगर हिंदी की पाठ्यपुस्तक है तो हिंदी की जानकारी दी जाएगी, इंग्लिश की है तो इंग्लिश की जानकारी दी जाएगी। किसी कक्षा यानी कि 6वीं 7वीं 8वीं किसी भी कक्षा के लिए बुक बनाई जाती है। अब शैक्षणिक संस्थान द्वारा बनाई जाती है तो शिक्षा से संबंधित संस्थान कौन है जो कि बुक पब्लिश करते हैं? एनसीईआरटी हैं, एनसीटीई हैं, एससीईआरटी है। ये सब क्या हैं? आपके बुक पब्लिश करते हैं। मेन जो है आपका एनसीईआरटी है जो कि 1 to 12 तक के बुक को पब्लिश करती है ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो क्या हो गया? शैक्षणिक संस्थान बनाता है। किसके लिए बनाता है? किसी भी कक्षा या किसी विशेष कोर्स की पढ़ाई के लिए, कि बच्चा यदि किसी विशेष कक्षा में पढ़ना चाहता है, किसी विशेष कोर्स के लिए पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए एक पुस्तक की ज़रूरत होगी उसको, और उस पुस्तक में किसी विषय विशेष की जानकारी होगी। एक ही पुस्तक में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान की जानकारी तो होगी नहीं। अलग अलग विषय विशेष की जानकारी अलग अलग पुस्तकों में की जाती है। तो इस प्रकार से जो पुस्तक बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पाठ्य पुस्तक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे समझ नहीं आता है या फिर मेरे पढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप ही लोग बताएंगे तो मैं अपने में इम्प्रूवमेंट ला पाऊंगा। इन पाठ्यपुस्तकों को प्रयोग किया जाता है विद्यालय में, महाविद्यालय में। इतना समझ आ गया? यह बच्चों की आयु, कक्षा, विषय व मानसिक स्तर के अनुसार बनाई जाती है। जो भी पाठ्यपुस्तक बनाई जाती है वो पाठ्यपुस्तक हम किसके लिए बनाते हैं? बच्चों के लिए बनाते हैं, छात्रों के लिए बनाते हैं। तो हम पाठ्यपुस्तक को बनाने के लिए किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि छात्रों की आयु क्या है, छात्र किस कक्षा में पढ़ेगा इस पुस्तक के द्वारा, छात्र का मानसिक स्तर क्या है, तो छात्र की आयु, कक्षा का स्तर, मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर हम किसी भी पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हैं, ताकि उस पाठ्यपुस्तक से जो बच्चा है वो आसानी से लर्निंग कर सके, अधिगम कर सके, जो किसी विषय विशेष के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। पाठ्यपुस्तक क्या होती है? किसी विषय विशेष के लिए बनाई जाती है, और जो विषय विशेष के शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको अचीव करने में हेल्प करती है। इतना समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है?
इसमें मुख्यतः विषय सामग्री होती है, यानी कि कोई भी पाठ्यपुस्तक है तो उसमें कंटेंट होता है। क्या होता है? कंटेंट होता है। अगर हिस्ट्री की बुक है तो हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट होगा, मुगल शासन का, प्राचीन इतिहास का, ये सारी चीज़ें। इस मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूँ। तथा पाठ्यवस्तु से संबंधित प्रकरणों को एक व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। जो भी बुक होती है, पाठ्यपुस्तक होती है, उसमें सबसे पहले क्या होता है सर? सबसे पहले उसमें होता है कंटेंट, यानी कि विषय सामग्री। और ये कंटेंट किस फॉर्मेट में होता है? प्रकरण बाय प्रकरण होता है, और सारे प्रकरण यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक होता है, और सारे टॉपिक क्या होते हैं? व्यवस्थित क्रम में होते हैं। जैसे कि आपके अध्याय 1 में हो गया कब, कहाँ और कैसे। मैं हिस्ट्री की बुक की उदाहरण दे रहा हूँ, एसएसटी कक्षा 6, पहला टॉपिक कब, कहाँ और कैसे। और दूसरा फिर क्या हो जाता है? दूसरा आपका इसी में हो जाता है आखेटक, खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक, भोजन उत्पादन तक। तो ये जो प्रकरण होते हैं क्रम वाइज होते हैं। अगर आपको आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक पढ़ा दिया जाए तो कब, कहाँ और कैसे समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत से अंत की ओर हम जाते हैं। तो यानी कि कंटेंट जो होते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं कि जिससे जो बच्चा है आसानी से उसको अधिगम कर सके, यानी कह सकते हैं वैज्ञानिक क्रम में होते हैं कि जो चीज़ पहले हुए हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे, और जो चीज़ जैस बाद में हुआ है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यूनिट वाइज ऐसा उसको विभाजित किया जाता है और उसको एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछिएगा। इन पुस्तकों का अध्ययन बड़ी ही गंभीरता से किया जाता है। ये जो पाठ्यपुस्तक होती हैं जो कि हम विद्यालय में यूज करते हैं, महाविद्यालय में यूज करते हैं, इनको हम चेतन मन की अवस्था में होकर पढ़ते हैं। आप जब क्लास में पढ़ते हो, टीचर जब आपको पढ़ाता है तो क्या आप अनकॉन्शियस माइंड से पढ़ते हो, अचेतन माइंड से पढ़ते हो? क्योंकि आपका जो ध्यान होता है, कॉन्सन्ट्रेट होता है, एकाग्रता होता है, वो शिक्षक की बातों पे होता है, अध्यापक की बातों पे होता है कि शिक्षक हमसे क्या कह रहा है। हम उसकी बातों को उसकी बातों को हम नोटिस करते हैं, कॉपी में नोट डाउन करते हैं। तो क्या हुआ? हम चेतन अवस्था में होते हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड में हम होकर इस पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करते हैं। जैसे कि गंभीरता से तात्पर्य आप ये भी लगा सकते हैं कि इन पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन हम गंभीरता से क्यों बोल रहे हैं कि करते हैं, क्योंकि हम इन पाठ्यपुस्तकों को एक बार जब क्लास में पढ़ लिए तो फिर बार बार दोहराते हैं। एग्जाम के लिए दोहराते हैं, पाठ का अभ्यास पोर्शन होता है, एक्सरसाइज पोर्शन होता है, उसको फिल करने के लिए हम दोहराते हैं, और फिर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पढ़ते हैं, हमें होमवर्क मिलता है उसे पूरा करने के लिए हम पढ़ते हैं। तो क्या हुआ? इन पाठ्यपुस्तकों का हम अध्ययन बड़ी गंभीरता से करते हैं। अगर वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए कोई स्टोरी की बुक है, कोई उपन्यास की बुक है, तो क्या उसको हम उतने गंभीरता से पढ़ेंगे? उसको हम एक बार पढ़ के कहीं पे साइड पे रख देंगे। लेकिन जो हम विद्यालय में नित्य प्रतिदिन प्रयोग करते हैं पुस्तक को, उसको क्या होता है? हम गंभीरता के साथ पढ़ते हैं। अन्य पुस्तकों को हम एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं। जैसे कोई पत्र पत्रिकाएँ हैं, आपके घर में समाचार पत्र आता होगा, न्यूज़पेपर आता होगा, एक बार आपने पढ़ा और फिर उसे आप नहीं देखते होंगे, उस पे चाट, छोले, समोसे, नमकीन, छोला भटूरा आदि चीज़ों चना भूज के खा लेते होंगे रख के, लेकिन आप उसे पढ़ते नहीं होंगे। तो जो हम विद्यालय में पाठ्यपुस्तक यूज करते हैं, उसे हम बड़ी गंभीरता से पढ़ते हैं, बार बार दोहराते हैं, एक्सरसाइज फिल करने के लिए पढ़ते हैं, हमें होमवर्क मिलता है तो पाठ्यपुस्तकों की सहायता से होमवर्क को फुलफिल करते हैं, और हम एग्जाम जब आता है तो भी पाठ्यपुस्तक ही हमारा मेन स्तंभ होती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाए। इनमें प्रायः गद्य और पद्य की पुस्तकें आती हैं। यदि हम पूछें कि भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक कितने प्रकार के होते हैं या पाठ्यपुस्तक के कितने रूप होते हैं, रूप यदि कह लीजिए, तो भाषा शिक्षण में एक तो गद्य की पुस्तकें होती हैं, गद्य यानी कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास। पद्य की भी पुस्तकें होती हैं। पद्य मतलब क्या? कविता, किसी कवि की रचना, तुलसीदास, रहीमदास, रविदास, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सारी कवियों की जो रचनाएं होती हैं पद्य पुस्तक में हमें मिलती हैं, पद्य साहित्य में मिलती हैं, जिनके द्वारा विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है।
जो भी बच्चा होता है तो शुरुआत में तो हम उसे व्याकरण पढ़ा नहीं देते हैं, उसे गद्य साहित्य के माध्यम से, पद्य साहित्य के माध्यम से हम उसे में भाषा का डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज का स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे सहायता से उसको व्याकरण की तरफ ले जाते हैं और भाषा की परिशुद्धता क्या होती है इस बारे में परिचय कराते हैं। तो गद्य की पुस्तक हम उसे पढ़ाते हैं, पद्य की पुस्तक पढ़ाते हैं। बच्चा जब काफ़ी बड़ा हो जाता है, उच्च स्तर में चल जाता है, तो उसे हम अलग से व्याकरण की बुक के द्वारा पढ़ाते हैं और जब तक बच्चे का स्तर सामान्य रहता है, तो हम उसके जो पाठ्य पुस्तक होती हैं गद्य और पद्य की, उसी के द्वारा व्याकरण का परिचय देते रहते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा क्लास अच्छी है, अगर क्लास आपको अच्छा लगता होगा तो, ताकि मेरे को पता चल जाए। विषय का पूर्ण ज्ञान देने के लिए इन पुस्तकों की आवश्यकता होती है। यदि हमें किसी विषय का पूर्ण ज्ञान देना है तो हमें पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होगी। क्यों आवश्यकता होगी? पूर्ण ज्ञान हम कैसे दे सकते हैं? जब सारे प्रकरण को हम लोग पढ़ लें, विषय से संबंधित सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ लें और विषय से संबंधित सारे टॉपिक सर हमको कहाँ मिलते हैं? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि जो पाठ्यक्रम होता है उसमें सारे टॉपिक, सारे प्रकरण व्यवस्थित क्रम में होते हैं। तो हमको किसकी आवश्यकता होगी सर? हमें पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता होती है यदि हम किसी विषय का होल नॉलेज यानी संपूर्ण ज्ञान लेना चाहते हैं तो। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका है पाठ्यपुस्तकों का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ बुक। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स का क्या महत्व है? देखिए, पहला क्या है? भाषा शिक्षण की पूरी प्रक्रिया पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। भाषा शिक्षण विदाउट बुक्स के पॉसिबल नहीं है। पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है। पाठ्यपुस्तकों क्या है मतलब क्यों आधारित है? क्योंकि बिना पाठ्यपुस्तकों के शिक्षण अधिगम व्यवस्था दिशाहीन होगी। हम भाषा शिक्षण ही नहीं, हम कोई भी शिक्षण करा रहे हों, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, यदि हमारे पास पुस्तक नहीं है तो हम दिशाहीन हो जाएंगे। जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो दिशाहीन हो जाएगी। हमको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, हमारे पास रोड मैप नहीं होगा, हमें किधर जाना है हम भटक सकते हैं। हम कंटेंट से आउट ऑफ जा सकते हैं, यूनिट से आउट ऑफ जा सकते हैं। तो इसलिए जो पाठ्यपुस्तक होती हैं उस पे पूरी क्या है, टीचिंग की जो प्रोसेस है वो बेस्ड है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या है? यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के मार्गदर्शन में सहायक है। मैं बता रहा हूँ, एक तरफ मान लीजिए ये आपका शिक्षक है, एक तरफ ये आपका विद्यार्थी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो बीच में इनके कौन है? पुस्तक ही तो होता है बीच में। बच्चे के पास भी एक बुक होता है, टीचर के पास भी एक बुक होता है। टीचर बुक में कुछ पढ़ के पढ़ाता है और वही चीज़ बच्चा अपने बुक में देख देख के पढ़ता है। तो जो दोनों को कनेक्ट किए हुए हैं और दोनों को मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको इस प्रकार से अधिगम करना है छात्र को, और शिक्षण को कि आपको अधिगम इस प्रकार से कराना है, टीचिंग इस प्रकार से कराना है, तो इनके मार्गदर्शन में सहायता कौन कर रहा है? पुस्तक ही कर रही है। ये चीज़ आपको समझना है। फिर आगे क्या है सर? यह विद्यार्थियों में स्व अध्याय व नियमित अध्ययन की आदत का विकास करती है। पाठ्य पुस्तक जब विद्यार्थियों के पास होती है तो कभी कभी जब पीरियड खाली रहती है, तो मैं भी अपना बता रहा हूँ, जब पीरियड खाली रहती थी तो हम लोग क्या करते थे, खुद से पढ़ने लगते थे। पुस्तक निकालते थे और खुद से पढ़ने लगते थे। हम लोग सोचते थे कुछ तो समझ आएगा, तो उससे क्या होता था, स्व अध्याय की हमारे अंदर आदतों का विकास होता था। और क्या होता था कि अगर हमारे पास पुस्तक है तो हमको रोज़ होमवर्क मिलता था, या हमको एक्सरसाइज फिल कराया जाता था, और फिर इसके बाद हम लोग को एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन करनी होती थी। तो एक नियमित अध्ययन की, रेगुलर स्टडी की क्या होती थी, आदत लग जाती थी। आज ऐसा हम लोग का कोई दिन नहीं जाता कि अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो बहुत बेकार लगता है। तो एक आदत होती है ना, चाहे फिर पढ़ाई की आदत हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ की आदत हो, लग ही जाती है अगर आप काम को नियमित कर रहे हैं तो। फिर इसके बाद अगला क्या है? इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान की जांच विद्यार्थी स्वयं आवश्यकतानुसार विषय वस्तु को पढ़कर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि टीचर आपको कोई चीज़ भी क्लास में पढ़ाता है, टीचर आपको कोई चीज़ क्लास में पढ़ाता है, तो आप उसको तुरंत तो नहीं मान लेते हैं। उसकी आप जांच करने के लिए क्या करते हैं? विद्यार्थी क्या करता है, अपने बुक्स में वही चीज़ को मिलाता है कि सर जी जो बताए हैं वो सही बताए हैं कि नहीं। देखें कोशिका की परिभाषा क्या होती है, इसमें भी वही लिखा है। तो वो अगर मान लीजिए क्लास में अच्छे से नहीं जांच कर पाए तो घर जाके देखते हैं कि सर जी सही पढ़ाए हैं कि नहीं। तो क्या होता है,
जो प्राप्त उनको ज्ञान हुआ है विद्यालय में, उसकी जांच भी वो पाठ्य पुस्तकों के द्वारा करते हैं कि भाई पाठ्य पुस्तक तो गलत होंगी नहीं, एनसीईआरटी की कोई बुक है, हम लोग उसी को तो फॉलो करते हैं, उसमें लिख दिया यानी कि सत्य है। तो भैया यदि किसी ज्ञान की जांच करनी है विद्यार्थी को, जो ज्ञान उसने विद्यालय में प्राप्त किया है, तो वो किसके थ्रू उस नॉलेज की जांच करेगा? पाठ्य पुस्तक के थ्रू। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थियों दोनों के समय और शक्ति की बचत होती है। तो पाठ्य पुस्तक होता है तो दोनों को पता होता है हमें ये यूनिट पढ़ना है, इस यूनिट के अंदर इस बिंदु को पढ़ना है और ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो समय और शक्ति दोनों की बचत हो जाती है, वो दिशाहीन नहीं होते हैं। यह पुस्तकें विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करती हैं। क्या होता है, आप पुस्तक पढ़ते हैं, अनेक प्रकार के पुस्तक में चित्र होते हैं, अनेक प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं, तो ज्ञान में तो वृद्धि होती है, साथ में आपको मनोरंजन भी होता है। अभी हम भी पढ़ा रहे हैं आपको, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम पढ़ाई पढ़ाई वाला बात कर रहे हैं, कुछ अनुभव बता रहे हैं। इस नॉलेज के साथ हमने अपना अनुभव को ऐड किया है ताकि नॉलेज मनोरंजन पूर्वक बन जाए और जो ज्ञान है वो आपको आसानी से मिल जाए, आप आसानी से उसको अधिगम कर सकें। तो ये भी चीज़ होता है। फिर अगला क्या है, यह विद्यार्थियों में तर्क संगत ढंग से विचार करने की आदत का विकास करने में सहायक होती है। तर्क संगत ढंग का क्या मतलब है? तर्क का क्या मतलब है कि यदि पाठ्य पुस्तक में कुछ लिखा है कि यहाँ पानी चलता है, तो बच्चे सोचेंगे कि पानी क्यों चलता है, यानी हर चीज़ का जवाब उन्हें क्यों, मतलब हर चीज़ को वो क्यों से जोड़ते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों है। तो ये क्या हुआ, तर्क करने के शक्ति का उनके अंदर विकास होता है। तो आप महत्व तो समझ गए। पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तकों की दो विशेषताएं होती हैं, पहला है आंतरिक विशेषताएं और दूसरा है आपका ब्राहा विशेषताएं। ब्राहा मतलब आप समझ सकते हैं एक्सटर्नल, और जो आंतरिक है वो है आपका इंटरनल। तो इसमें क्या है, जो बुक्स की इंटरनल विशेषताएं होती हैं तो उसमें क्या होगा हम बता दे रहे हैं आपको। जो किताब की आंतरिक विशेषताएं होती हैं वो विषय वस्तु सामग्री के अंतर्गत आती हैं, कि जो विषय वस्तु हो किताब के अंदर वो निजी अनुभव से संबंधित हो, देश प्रेम से संबंधित हो, चरित्र निर्माण से संबंधित हो, मनोरंजन से संबंधित हो, ज्ञानवर्धन से संबंधित हो, रुचि मानवता से संबंधित हो। यानी जो पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री है, जब बच्चा उसको पढ़े तो उसको निजी अनुभव से जोड़कर वो कंटेंट को पढ़ सके, उसमें देश प्रेम की भावना आ सके, चरित्र निर्माण वो अपना कर सके उस पुस्तक के द्वारा, वो मनोरंजन करते हुए उस कॉन्सेप्ट को पढ़ सके ताकि वो कॉन्सेप्ट उसे जटिल न लगकर सरल लगे, उसका ज्ञानवर्धन हो, उसकी रुचि के अनुसार हो जी जो विषय सामग्री है, और मानवता यानी ह्यूमैनिटी के क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप हों। फिर उसके बाद क्या है कि जो पाठ्यपुस्तक की भाषा है, विषय सामग्री उस भाषा में होनी चाहिए जिससे कि सरल भाषा में होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए, बोधगम्य यानी कि लर्नर को समझने वाली भाषा में होना चाहिए। विषय सामग्री मतलब जो उसकी भाषा शैली होनी चाहिए वो एक भाषा में नहीं होनी चाहिए, एक लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए, कई भाषाओं का मिश्रण होना चाहिए। ऐसा क्यों? हिंदी भाषा से हमारी अलग भावना जुड़ती है, इंग्लिश से हमारी अलग भावना जुड़ती है, अवधी, मराठी, संस्कृति, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, थोड़ा थोड़ा सभी भाषाओं का मिश्रण होना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर क्या आए, बच्चे के अंदर इंटीग्रेटेड फीलिंग का निर्माण हो, यानी सभी भारत की जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उससे वो कनेक्ट हो सके, ये चीज़ कहना चाहता है। फिर किताब की आंतरिक विशेषताएं में क्या आएगा कि जो किताब हो रोचकता वाला हो, उपयुक्त क्रम में हो, जो किताब में प्रकरण हो वो उपयुक्त क्रम में हो। ऐसा नहीं कि पहले हम एकदम जटिल पढ़ा दिए और फिर उसको हम बाद में सरल पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। जो चीज़ पहले हुई हैं वो पहले होंगी और जो चीज़ बाद में हुई हैं वो बाद में होनी चाहिए, और जो चीज़ जटिल है वो लास्ट में होगा, जो सरल है वो पहले होगा। फिर इसके बाद जो पुस्तक है उसके उचित मूल्य भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पुस्तक का कीमत 10,000 रुपये है तो भैया कोई बच्चा कहाँ खरीद पाएगा। पुस्तक का उचित मूल्य भी होना चाहिए, सब आंतरिक विशेषताएं में आती हैं। फिर इसके बाद कुछ ब्राहा विशेषताएं हैं। कागज़ व छपाई, कागज़ बेहतरीन होनी चाहिए, जो कागज़ यूज हो रहा है किताब के लिए A1 क्वालिटी का हो, स्टैंडर्ड हो, मानक के अनुसार हो, छपाई भी बेहतरीन हो, प्रिंटेड मतलब अच्छा हो, कलर वगैरह अच्छा अच्छा दिखता हो, ये ना कि धुसराहा कलर हो, मतलब डिम कलर हो, लाइट कलर हो, ऐसा नहीं। कलर जैसे लाल है, रेड है तो वो गाढ़ा दिखे, अच्छा दिखे, ये कहने का अर्थ है। कागज़ वगैरह मुड़े न, चिपके न। मुख्य पृष्ठ व अन्य पृष्ठों का नामांकन, जो मुख्य पृष्ठ होता है किताब का,
आकर्षक हो, कि बच्चा उसको देख के आकर्षित हो और वो किताब के मुख्य पृष्ठ को ही देखकर पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। तो यानी अच्छा हो। यानी आप देखते हैं कि हिंदी की किताब हो, मंजरी का आप देख लीजिएगा, तो काफ़ी जितने भी कहानी कविता होते हैं उसके थोड़ी-थोड़ी झलक आपको मुख्य पृष्ठ पे ही चित्रों के माध्यम से देखने को मिल जाती है। तो यही कहने का अर्थ है कि जो मुख्य पृष्ठ होना चाहिए वो आकर्षक होना चाहिए। क्योंकि लोग क्या होते हैं, सबसे पहले बाहरी स्वरूप को देखते हैं कि भैया क्या है। आप भी किसी व्यक्ति को देखते होंगे तो क्या उसके आंतरिक गुण की तो विशेषता लगाते नहीं होंगे, सबसे पहले देखते होंगे उसकी बॉडी है कि नहीं, उसके बाल हैं कि नहीं, मतलब हीरो जैसा दिखता है कि नहीं, या फिर किसी लड़की को देख रहे हैं तो आप देखते होंगे हीरोइन जैसी दिखती है कि नहीं। तो बाहरी स्वरूप पे लोग मरते हैं, तो इसलिए क्या होगा, जो मुख्य पृष्ठ होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, तभी उसकी ब्रांडिंग हो पाएगी, तभी उसकी मार्केटिंग हो पाएगी। अन्य पृष्ठों का नामांकन भी सही होना चाहिए कि पेज 1, पेज 2 ये सब सिंबल वगैरह होने चाहिए अच्छे से, ताकि बच्चा उस पेज को समझ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा लिखा भी है कि जो मुख्य पृष्ठ अन्य पृष्ठ में क्या होने चाहिए, शीर्षक वगैरह अच्छे से होने चाहिए कि पाठ का नाम क्या है। जैसे कि बसंत मान लीजिए पाठ का नाम है, तो बसंत के साथ चित्र फौजी का नहीं होना चाहिए, यानी मिलिट्री का नहीं होना चाहिए। अगर बसंत शीर्षक है तो फूल का चिन्ह होना चाहिए, पानी का चिन्ह होना चाहिए, हवा का चिन्ह होना चाहिए, ये सब यानी शीर्षक से रिलेटेड चित्रों का समावेश किताब में करना चाहिए, चित्रों का समावेश करना चाहिए। तो इतना आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के सिद्धांत क्या हैं? तो बालकों के मानसिक स्तर को देख के पाठ्य पुस्तक को बनाना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है लर्निंग कर सके। बालकों की रुचि व कक्षा का स्तर क्या है, इसको भी ध्यान में रखना है। विषय सामग्री जो हो ऐसी हो कि बच्चा निजी अनुभव अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको पढ़ सके। देश प्रेम की भावना का विकास हो सके ऐसा कंटेंट हो। चरित्र भी निर्माण कर सके, मनोरंजन पूर्वक पढ़ सके, ज्ञानवर्धन हो सके, रुचि के उसके अनुसार हो, मानवता के गुण उसमें निखर कर आ सकें। जो पाठ्य पुस्तक है वो अन्य विषयों के साथ भी उसका समन्वय होना चाहिए। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हम हिंदी में पढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई हम हिंदी में पढ़ते हैं, इसे फिर हम सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं। तो ऐसे पाठ भी होने चाहिए जिसका कि अन्य विषयों के साथ संबंध हो। इतिहास में क्या होता है आपका, रानी लक्ष्मीबाई रहती हैं ना। विभिन्न शैलियों में पाठ्य पुस्तक हो, जैसे कि जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जा रहा हो तो विविधता का ध्यान रखा जाए। सभी जितने भी हमारे देश में धर्म हैं, सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं और सामाजिक ढंग हैं, वो सारे उसमें समावेश हों। ऐसा नहीं कि एक ही प्रदेश का हो, क्योंकि बच्चे को पूरा ऑल ओवर इंडिया पे तैयार करना है, उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना का हमको विकास करना है। तो नेशन लेवल पे जो भी फीलिंग है बच्चे के अंदर डेवलप हो, राष्ट्र स्तर का स्वरूप उसमें होना चाहिए कि राष्ट्र को बच्चा समझ सके। फिर इसके बाद जो पाठ्यपुस्तक होना चाहिए सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। पहले सरल पाठों को पढ़ाया जाना चाहिए और फिर कठिन पाठों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो इतना आप समझ गए होंगे। फिर आगे क्या है, पाठ्यपुस्तकों के कुछ उद्देश्य हैं। छात्र स्व अध्याय के लिए प्रेरित हो सकेंगे, यानी कि खुद से बुक पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकेंगे, ऐसी पाठ्यपुस्तक हो। ये भी उद्देश्य होते हैं पाठ्यपुस्तक के। संपूर्ण कक्षा को एक साथ पढ़ाया जा सके। पाठ्यपुस्तक को बनाने का ये भी उद्देश्य होता है कि अगर पाठ्यपुस्तक सभी बच्चों के पास रहेगा तो टीचर एक बार में संपूर्ण कक्षा को पढ़ा लेता है, क्योंकि सभी बच्चों के पास पाठ्यपुस्तक होता है। कक्षा विशेष की पाठ्यचर्या स्पष्ट हो, लिखित रूप में उपलब्ध हो कि कक्षा में हमें क्या पढ़ाना है, तो लिखित रूप में जो डेटाज होता है वो बुक्स के अंदर ही होता है। तो ये भी उद्देश्य होता है बुक्स को बनाने का। फिर इसके बाद क्या है, कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को स्पष्ट एवं स्थायी विद्यार्थी कर सकें। कक्षा में हमने पढ़ा दिया तो बच्चों के पास पुस्तक होगा, तभी तो उसे घर जाकर वो पढ़ेंगे और स्पष्ट कर सकेंगे और वो ज्ञान उनके मस्तिष्क में स्थायी हो सकेगा। भाषा पर पूर्ण अधिकार छात्र तभी प्राप्त कर पाएंगे जब पुस्तक होगा, तो ये भी उद्देश्य होता है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्र मौन पठन में सक्षम हो सकें। पुस्तक होता है तो बच्चे मौन पठन का भी अभ्यास कर लेते हैं, मन ही मन में पढ़ पढ़ के उनको मौन पठन का स्किल डेवलप हो जाता है। विद्यार्थियों की उच्चारण शैली शुद्ध हो सके। पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते उनकी जो प्रोनाउंसिएशन शैली है वो भी अच्छी हो जाती है। फिर इसके बाद पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थियों को गृह कार्य पूर्ण करने में सहायता मिले, ये भी उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य सारे याद कर लीजिएगा आप, ताकि आप एग्जाम में अच्छा लिख सकें।
पाठ्य पुस्तकों के प्रकार, ये भाषा शिक्षण में ही नहीं, आपके किसी भी पाठ्य पुस्तक के प्रकार होगा, सभी में पाठ्य पुस्तक के प्रकार मुख्य रूप से यदि पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ बुक्स क्या होता है, तो यही होता है। सबसे पहले आती हैं सामान्य पाठ्य पुस्तकें, जनरल टेक्स्ट बुक। तो जनरल टेक्स्ट बुक में क्या है, ये पुस्तकें किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती हैं। इनमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता है तथा प्रकरणों को विषय सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोगिता की दृष्टि से विस्तार प्रदान किया जाता है। ये पुस्तकें विशेष रुचि वाले विद्वानों द्वारा लिखी जाती हैं। ये पुस्तकें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए सहायक पुस्तकों का कार्य करती हैं। इनका उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं या उससे ऊपर की कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रतियोगिता पुस्तकों। तो ये जो सामान्य पुस्तकें आती हैं, इसमें वो पुस्तकें आती हैं जिसमें कि किसी विशेष पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता है। ये सहायक पुस्तकें इन्हें हम कह सकते हैं। ये जो पुस्तकें होती हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं, सहायक पुस्तकें। सहायक पुस्तकें, जैसे हमको उच्च कक्षा में पढ़ाना है तो कोई भी प्रतियोगिताएं पुस्तकें हो जाती हैं, या किसी विशेष टॉपिक पे कोई पुस्तक होती हैं जिससे कि हम कुछ कॉन्सेप्ट उठाकर अपने मेन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा सकें। तो ये एक सपोर्टिव पुस्तकें होती हैं जो हमें मेन पुस्तक को पढ़ाने में मदद करती हैं, ये समझ लीजिए। फिर इसके बाद क्या आते हैं, पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें। ये हमारी मेन पुस्तकें हैं जो कि हम विद्यालय महाविद्यालय में यूज करते हैं करिकुलम के अनुसार। तो करिकुलम बेस्ड टेक्स्ट बुक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें किसी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित कक्षा स्तर के लिए लिखी गई होती हैं, कि इस जो पाठ्य पुस्तक हैं इनमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निश्चित कक्षा के लिए ये लिखी जाती हैं। जैसे 8वीं कक्षा के लिए कोई पुस्तक है तो उसमें 8वीं का पाठ्यक्रम होगा। तो इस प्रकार की जो पाठ्य पुस्तक आएंगी वो करिकुलम बेस्ड टेक्स्ट बुक में आएंगी। यद्यपि इन पुस्तकों का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है, किंतु विद्यार्थी क्योंकि इसलिए विस्तार क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि ये करिकुलम पे बेस्ड होती हैं, यानी पाठ्यक्रम पे आधारित होती हैं, पाठ्यक्रम से आउट ऑफ नहीं जा सकती। जितना पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है एनसीईटी के तरफ से, चाहे फिर आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड है, चाहे एनसीईआरटी है, उसी के अंडर में वो रहता है। किंतु विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि विद्यार्थी कक्षा में इन्हीं पुस्तकों के द्वारा पढ़ता है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम से सीधे जुड़ी होती है। जो उसके क्लास का करिकुलम है वो करिकुलम से सीधे कनेक्टेड होती हैं यही बुक आपकी। इन पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। इन पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय क्या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इनको ध्यान में रखकर ही इन पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाता है कि हम कैसे उसे अचीव कर पाएंगे जो कि हम शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं। विद्यार्थियों में इन्हीं पुस्तकों का सर्वाधिक प्रचलन होता है। इस प्रकार के पाठ्यपुस्तकें सभी कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती हैं। 1 से 12 उच्च कक्षाएं, उच्चतर मतलब कि उच्च महाविद्यालयों में भी यही पुस्तकें यूज की जाती हैं, करिकुलम बेस्ड टेक्स्ट बुक। फिर इसके बाद क्या है, संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक का मतलब आप ऐसे भी समझ रहे हैं, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ उसमें डेटाज देना है, तो आप रेफरेंस उठाते हैं किसी बुक से और वहाँ पे दिखाते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होता है, इसको इस प्रकार से किया जाता है और ये डेटाज मैंने इस बुक से, इस रेफरेंस से लिया है। तो रेफरेंस का आप वहाँ पे नाम लिख देते हैं कि ये इस पुस्तक से लिया है, इस पुस्तक को लिखने वाले ये हैं, ये पुस्तक इस समय प्रकाशित हुई थी और यहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो आप समझ गए होंगे। ये विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें होती हैं तथा इसमें विस्तृत ज्ञान का समावेश होता है। जो रेफरेंस बुक होती हैं ये डीप स्टडी वाली होती हैं। कोई भी टॉपिक है उसमें आपको यदि व्यापक स्तर पे पढ़ना है, ब्रॉड स्तर पे पढ़ना है, तो इस बुक्स को आप ले सकते हैं। इनमें तथ्यों, प्रत्ययों, सूत्रों, घटनाओं आदि की व्याख्या गहनता से की जाती है। जैसे आपको अधिगम पढ़ना है तो अधिगम रेफरेंस्ड बुक आपको कई मिल जाएंगे जिसमें आपको अधिगम को व्यापक स्तर से पढ़ सकते हैं। उसके क्या तथ्य होते हैं, क्या प्रत्यय होते हैं, क्या सूत्र होते हैं, क्या घटनाएं होते हैं, उसकी व्याख्या आपको गहनतापूर्वक उसमें मिल जाएगी। शिक्षक इनका प्रयोग संदर्भों के रूप में करता है। जैसे कुछ क्लास में बताना है, कुछ कक्षा में कहीं बताना है, कोई फाइल बनानी है, कोई अपना असाइनमेंट बनाना है, तो कोई थीसिस हम लिख रहे हैं तो उसमें हम रेफरेंस बुक का यूज करते हैं। कुछ डेटाज देते हैं और वो बताते हैं कि हमने इस रेफरेंस से लिया है। तो इस प्रकार हम इसका यूज करते हैं, इसलिए इन्हें संदर्भ पुस्तकें कहा जाता है। उच्च स्तर के शिक्षण में इन पुस्तकों का अध्ययन, उपयोग एवं प्रयोग उपयुक्त होता है। एग्जाम्पल जैसे पीएचडी कोई बच्चा कर रहा है, डॉक्टरेट इन फिलोसफी, तो वो रेफरेंस बुक्स का बहुत यूज करता है, क्योंकि वो जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है
जिस भी टॉपिक पे शोध कर रहा है तो वो अपना एक थीसिस तैयार करता है, और वो थीसिस तैयार करते समय उसमें बहुत सारे उसको डेटाज देने होते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, और उन डेटाज को देने के लिए वो बहुत प्रकार के रेफरेंस बुक को पढ़ता है, थोड़ा-थोड़ा सब में से उठा लेता है और फिर अपनी खुद की एक थीसिस तैयार करता है। जैसे कि आपको मैं एक अभी का एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे कि आप बीएड करते हैं, तो आप फर्स्ट सेम हो या फिर सेकंड सेम हो, तो आप प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाते होंगे। प्रैक्टिकल की फ़ाइल जब बनाते होंगे साइकोलॉजी की या फ़िलॉसफ़ी की या फिर अन्य विषयों की, अचीवमेंट टेस्ट की, अभी अचीवमेंट टेस्ट आपने बनाया होगा, तो आप लास्ट में संदर्भ सूची लिखते होंगे कि ये जो मैंने डेटाज पूरा दिया है, ये किस बुक से मैंने उठाया है, बुक के किस पेज का है, कहाँ से प्रकाशित हुआ है, किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है। तो यही है संदर्भ पुस्तकें, कि मतलब जिन चीज़ों का डेटाज हम लेके कहीं पे देते हैं, मतलब हम किस लिए इन बुक को यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की फाइल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, पीएचडी करेंगे तो वहाँ पे शोध करने के लिए लेंगे, तो मतलब बड़े स्तर पे जब काम होते हैं तो हम रेफरेंस बुक्स को पढ़ते हैं, आप समझ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की क्लासेस आपको ये समझ आ गई होंगी मुझे लगता है, और नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आज की वीडियो में हमने जाना कि पाठ्य पुस्तक क्या होता है, किसी शैक्षणिक संस्थान या द्वारा बनाया जाता है, किसी कक्षा के लिए बनाया जाता है, और इसमें किसी विषय विशेष की जानकारी दी होती है। ये विद्यालय महाविद्यालयों में प्रयोग होता है। ये बच्चों की आयु, कक्षा, विषय व मानसिक स्तर के अनुसार बनाया जाता है। फिर इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि इसमें जो विषय सामग्री होती है वो पाठ्य वस्तु से संबंधित होती है। प्रकरणों को एक व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इन पुस्तकों का अध्ययन हम बड़ी ही गंभीरता के साथ करते हैं। गंभीरता का मतलब बार-बार दोहराते हैं। अन्य पुस्तकों को हम एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, वहीं इन पुस्तकों को हम बार-बार पढ़ते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें हमारे क्लास से रिलेटेड होती हैं। इनमें हिंदी शिक्षण मतलब भाषा शिक्षण की यदि हम बात करें तो पाठ्य पुस्तकों के 3 रूप होते हैं, गद्य, पद और व्याकरण। फिर इसके बाद विषय का पूर्ण ज्ञान यदि हमें देना है तो हम पाठ्य पुस्तकों की हमें आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद हमने पाठ्य पुस्तकों का महत्व जाना, महत्व भी आप याद कर लीजिएगा क्या है। फिर इसके बाद हमने पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं जानी, विशेषताएं में हमने आंतरिक विशेषताएं देखी, बाह्य विशेषताएं देखी। फिर इसके बाद हमने पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के सिद्धांत जाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिद्धांत जाने जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हमने पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य देखे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक्स। फिर पाठ्य पुस्तकों के हम प्रकार में 3 प्रकार के पुस्तकों को पढ़े। पहला सामान्य पाठ्य पुस्तकें जो सहायक पुस्तकें हैं, मेन पुस्तकों को पढ़ाने के लिए ये सहायता करते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएँ की पुस्तकें हो गई, प्रतियोगिताएँ की पुस्तकें हो गई, कोई कहानी, कविता, नाटक की पुस्तकें हो गई, इस प्रकार की पुस्तकें। जो करिकुलम बेस्ड नहीं हैं वो इसमें आ जाएँगी, और एक करिकुलम बेस्ड पुस्तकें हो गई जो कि हम अपने विद्यालय में पढ़ते हैं, वो पुस्तक हमारी क्या हो गई, करिकुलम बेस्ड पुस्तकें हो गई। फिर इसके बाद हमारी संदर्भ पुस्तकें हो गई, अगर हमें कहीं पे रेफ़रेंस देना है किसी चीज़ का तो हम फिर संदर्भ पुस्तकें खरीदते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसका रेफ़रेंस कहीं और दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्लास को पढ़ा होगा और आई होप आपको क्लास समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर लीजिएगा। यदि आपको ये सब पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगली क्लास में हम लोग यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे।